एलसी परिपथ में आवेश का दोलन यानी ऑसिलेशन ऑफ चार्ज इन एलसी सर्किट। ठीक, ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए क्या क्या चीजें होंगी, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इसका आपको बोल रहा है एलसी परिपथ है। एलसी परिपथ यानी आपका प्रेरकत्व यल है और धारिता सी है, दो चीजें जुड़ी हुई हैं। और इसमें जो है एक आपका जो एनर्जी सोर्स है वो सोर्स ऑफ एनर्जी आपको यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, इस तरह से देखिए चित्र के हिसाब से इसको व्यवस्थित किया गया है। इसमें किया क्या गया है कि ये स्विच इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब हमारा मन करेगा तो हम स्विच यस ए बी लगाया गया है। ठीक है, इसमें इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि जब हमारा मन करेगा तो हम इधर से इसको जोड़ देंगे, जब मन करेगा तो इधर से इसको जोड़ देंगे। तो प्रारंभ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। और कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें ये चीज जोड़नी पड़ेगी। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, इधर से करंट इससे ऐसे आएगी, क्या इसमें करंट जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि आगे परिपथ कटा हुआ है। यहाँ परिपथ कटा हुआ है, करंट आगे नहीं जाएगी। अब आप देखिए सारा का सारा करंट इधर ही जाएगा, और ये करंट अगर इसमें जाएगी तो कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर चार्ज को स्टोर कर लेता है। जो भी चार्ज उसके अंदर आएगा उसको आप अपने आप वो क्या कर लेगा, अपने पास इकट्ठा कर लेगा। मतलब कैपेसिटर जब चार्ज हो जाता है तो उसके बाद में जस्ट लाइक बैटरी बिहेव करता है, आप उससे एनर्जी ले सकते हो। कैपेसिटर की क्या खासियत है कि जब एक बार उसको आपने चार्ज कर दिया तो चार्ज करने के बाद में आप उससे जो है विद्युत ले सकते हो। जैसे बैटरी नहीं होती है, बैटरी को अगर आपने एक बार चार्ज कर दिया तो उसके बाद में फिर उससे विद्युत ले सकते हो, वैसे आपका ये कैपेसिटर होता है। जब आप चार्ज करोगे, चार्ज करने के मतलब इसमें करंट प्रवाहित करोगे तो इसके अंदर चार्ज स्टोर हो जाएगा। और वो किस रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है। हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं। और वो स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो आपका होता है, चाहे ऐसे कह दो हाफ CV स्क्वायर कह दो, या आप कह दो हाफ Q नॉट स्क्वायर, या Q स्क्वायर बाई C भी बोल सकते हो। इस तरह से ये इसमें जो है एनर्जी क्या स्टोर हो जाएगी, चार्ज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज यहाँ पर Q है तो मान लो कि चार्ज इसको अगर Q दिया गया तो इसमें एनर्जी जो है कितनी स्टोर हो जाएगी, वो हाफ Q स्क्वायर बाई C के बराबर होगी। ठीक, अब आपके पास आपने इसको मतलब जोड़ दिया पहले, और उसके बाद में जो है इसको आपने कट कर दिया है। आपके पास ये जो कैपेसिटर था ये पूरी तरह से चार्ज हो गया। अब हम आते हैं पहले चित्र में। पहले चित्र देखिए, जैसे ही हम इसको चार्ज कर दिए हैं तो इस पर क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से ये इधर वाला जुड़ा था तो इस पर चार्ज आपका होगा प्लस प्लस प्लस, और इधर हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। तो जब ये चार्ज हो गया तब हम इस पथ को कट कर दे रहे हैं और उसके बाद में इसको जोड़ दे रहे हैं। बात समझ पाए? पहले हमने क्या किया कि पहले हमने कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमने ये वाला जो है इससे इधर इधर कनेक्ट किया, मतलब ए को यस से कनेक्ट करके यहाँ पे आप यस लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए यस। यस को ए से कनेक्ट कर देंगे तो आपका कैपेसिटर कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ में, है ना, सोर्स के साथ में, सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ में। ठीक है, और दूसरी चीज जो हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा कि यस को जब बी से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, बी से कनेक्ट कर दोगे तो आपका एनर्जी जो आप इसमें स्टोर हुआ था, जैसे ये प्लस 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 ये सब स्टोर हो गया है, इसमें माइनस ये हो गया। ठीक है, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो उसका सिंबल हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। करंट फ्लो होने लगेगा किसमें, प्रेरकत्व में यानी इंडक्टर में। ठीक है, अब करंट इसमें जब आने लगेगा तो जैसे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ऐसे नहीं कि करंट ऐसे जो फ्लो होना शुरू होगा डायरेक्ट जो है आपका पूरा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो करंट क्या होगा, जीरो से इसमें कुंडली में करंट जो होगा या सर्किट में करंट क्या होगा, जीरो से बढ़ना शुरू करेगा। जीरो से बढ़ना शुरू करेगा, वो धीरे 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 बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ता जाएगा, शिखर मान तक बढ़ता जाएगा, यानी जो धारा का मैक्सिमम मान होगा वहां तक बढ़ता हुआ जाएगा। बात समझ लो भैया। और अगर वहां तक बढ़ता हुआ जाएगा तो इस दौरान आप देखते हो, लास्ट टाइम में हमने डिस्कस भी किया था कि अगर करंट किसी सर्किट में कोई कहीं पर कोई परिपथ है, अगर उसी में आप धारा के मान को घटाते बढ़ाते हो तो इस तरह से क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है। पढ़े हैं ना? तो अगर फ्लक्स परिवर्तन होता है तो फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण जो है यहाँ पर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस कुंडली के चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जैसे ही देखो, जब धारा का मान, यही चीजें आपको बोलनी है यार, जो मैं बोल रहा हूं यही आपको सेम
ड्राइव करना है जब भी आपको बोर्ड में ये चीज पूछी जाएगी, समझ रहे हो। तो अलग से इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका जैसे ही ये कैपेसिटर को इस इंडक्टर के साथ यहाँ से कनेक्ट किया गया, बैटरी समझ लीजिए हट गई है, बैटरी आपका ये नहीं है, अब केवल सीन ये बचा हुआ है, आप देख रहे हो ये बचा हुआ, उसी का हमने इधर डुप्लीकेट ऐसे कुछ बना दिया है, समझ रहे हो। अब अपने पास ये कैपेसिटर है जो कि पूरी तरह से चार्ज है, और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा, है ना। यानी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी तो करंट ऐसे प्रवाहित होती है। मान लो करंट की जो ऐसे डायरेक्शन है, इस तरह से ये करंट फ्लो हो रही है, समझ रहे हो। अब जैसे ही करंट का मान शून्य से, देखो परिपथ में जब इसको नहीं जोड़ा था तो क्या था, करंट का मान इसमें शून्य था, तो यानी शून्य से जैसे ही इसका मान बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, शिखर मान तक बढ़ेगा, यानी अधिकतम वैल्यू तक, करंट का जो अधिकतम मान है वहां तक जब बढ़ता हुआ जाएगा, तो इस दौरान वो ऐसे नहीं कि जीरो था डायरेक्ट अधिकतम हो गया, कैसे बढ़ेगा, धीरे 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 करके शिखर मान तक पहुंचेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव करंट की खासियत होती है यही, समझ में आया ना भैया। तो इस तरह से जब ये धारा का शिखर मान आपका ये पहुंचता जाएगा मतलब शिखर मान तक पहुंचेगा, उस दौरान आप देख रहे हो कि फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। क्यों परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि करंट का मान लगातार बदल रहा है। और हम जानते थे जब हम लोग फैराडे के नियम पढ़ रहे थे, वहां पे हमने देखा था कि फ्लक्स में परिवर्तन किस किस प्रकार से किया जा सकता है। तो करंट में मतलब एक ही परिपथ में धारा के मान को बदल कर किया जा सकता था, है ना, या एक कुंडली के सामने दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित करके किया जा सकता था, चुंबक को गति करवा करके, कुंडली को गति करवा करके, इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने देखी थी जहां पर हम फ्लक्स परिवर्तन कर सकते थे। उनमें से एक तरीका यह भी था कि कुंडली में धारा के मान को घटा बढ़ा करके भी फ्लक्स परिवर्तन हो सकता था, ठीक है ना। और इस तरह से जब हम, अब चूंकि यहाँ से जीरो से मान बढ़ रहा है तो परिवर्तन हो रहा है ना, करंट में परिवर्तन हो रहा है मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ठीक। इस तरह से जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो इस कुंडली के चारों तरफ देखिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये जो मैंने चित्र बी में दिखाया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाएगा, और यही जो चुंबकीय क्षेत्र है इसी के कारण लगातार फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण जो है आपका यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, और ये प्रेरित धारा लेंज के नियम के अनुसार उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण ये उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण ये फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है उसी कारण का विरोध करेगी। और अगर ऐसा करेगी तो उसके लिए वो क्या हो रहा है भाई, धारा का मान धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो उसी का ये विरोध करेगी, मतलब धारा के मान को धीरे धीरे घटाना चाहेगी, और घटाने के लिए क्या करेगी, विपरीत दिशा में करंट को फ्लो करवाएगी। यानी विपरीत दिशा में जो करंट, देखो एक मुख्य करंट है और एक है आपका प्रेरित धारा, है ना, तो वो विपरीत दिशा में बहेगी। अब देखो इधर ये करंट आपका जो है पूरा ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, जीरो से होकर के मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। भाई पहले कैपेसिटर फुली चार्ज है, और जब ये करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है, जा रहा है सारा करंट, मैक्सिमम करंट जब इसमें पहुंच जाएगा तो ये कुंडली जो है, कुंडली भी आपको पता है ना, कुंडली भी क्या करती है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर करती है, किस फॉर्म में, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करती है, और वो एनर्जी जो होती है हाफ L/I0² के बराबर होता है ना। इस तरह से ये अपने अंदर भी एनर्जी स्टोर कर लेगी, और ये जो कैपेसिटर था वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जो है धारा का मान अचानक से शून्य नहीं होगा, ठीक है, अचानक से शून्य नहीं होगा। अचानक से शून्य होने का मतलब कि ये धारा का मान धीरे धीरे, जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो रही है उस दौरान ये धारा का मान धीरे धीरे इसका कम हो रहा है, कम होते होते जब शून्य हो जाएगा तो ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। अब अगर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, और इसी दौरान क्या हो रहा है कि प्रेरित धारा जो उत्पन्न हुई है, किसके कारण, फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है, वो प्रेरित धारा इसमें इधर की दिशा में प्रवाहित हो रही है, इधर की दिशा में प्रवाहित हो रही है, मतलब इधर से करंट जा रही है और इधर से करंट आ रही है। तो जिधर से करंट आती है वो कौन सा टर्मिनल होता है भैया, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जिधर जाती है वो आपका हो जाता है नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस बार क्या हो जाएगा, करंट जो जाएगी उसके कारण ये कैपेसिटर फिर से चार्ज होने लगेगा, कैपेसिटर क्या होगा, पुनः चार्ज होने लगेगा, और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये वाला आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। देख रहे हो ना, एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है।
तो कैपेसिटर पुनः चार्ज हो जाएगा। बस अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि अब पहले के विपरीत दिशा में, जो पहले प्लस था वो अब माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अब ऐसा भी नहीं है कि अभी जैसे ऐसा हुआ तुरंत ये अब सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अभी प्रक्रिया बंद होने वाली बिल्कुल नहीं है। अब जैसे ही ये प्लस हो गया, मतलब ये पूरी तरह से इसकी सारी एनर्जी जो स्टोर थी, ये वाली एनर्जी फिर से किसमें कन्वर्ट हो गई, इसमें कन्वर्ट। देखो पहले क्या हुआ, ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई, फिर से यही एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई, फिर से यही एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी, फिर से यही एनर्जी इसमें कन्वर्ट होगी। बस यही प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। इसी के कारण जो इसको एलसी परिपथ में आवेश का दोलन कहा जाता है। आवेश का दोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो दोलन माने एक तरह से समझो झूला होता है। झूला देखे हो ना, झूला क्या होता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे बार बार, मतलब ये इधर उधर आता जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। जो इस आवेश इस पर था वो ऐसे इधर गया, फिर उधर गया, फिर इधर, मतलब इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है, ध्रुवता जो है वो चेंज होती रहती है, और आवेश लगातार इसी में ऐसे दोलन करता रहता है, चलता रहता है। यह प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रह सकती है, चलती रहती नहीं है, चलती रह सकती है यदि वो कंडीशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तत्काल में आप ये समझिए कि जो आपके पास ये स्थिर विद्युत ऊर्जा है, ये कौन सी ऊर्जा है भैया, ये विद्युत ऊर्जा है, और ये आप देखिए आपका चुंबकीय ऊर्जा है। ठीक है, तो चुंबकीय ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा लगातार, चुंबकीय विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, ऐसे ये चलता रहता है प्रोसेस, और इसी के लिए इसको हम एलसी परिपथ में आवेश का दोलन कहते हैं। अब आप देखिए कि जैसे ही ये प्लस प्लस हो गया, तो अब ऐसा नहीं कि ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अब इधर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, इधर से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और फिर जैसे ही इधर से करंट फ्लो होना शुरू होगा, फिर वही प्रक्रिया हो जाएगी, यही वाला करंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, फ्लक्स में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उस कारण का विरोध करेगी जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है, और फिर से विपरीत दिशा में करंट फ्लो करेगी, और फिर से जब विपरीत दिशा में करंट फ्लो होगी तो इस बार क्या होगा, फिर से ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी, जैसे ये प्लस प्लस था तो अगली बार ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस प्लस हो जाएगा। इस तरह से यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार इस तरह से तो ये चलता रहेगा, ऐसा है ना, आप सोच रहे होंगे, बिल्कुल आपका सोचना सही है कि ये प्रक्रिया तो लगातार चलती रहेगी, कभी ये डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, क्योंकि ये इसमें से ना तो कुछ खत्म होने वाला भाई, ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, ये सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल चलती रहती हैं। लेकिन ये है भैया कि ये प्रक्रियाएं अनंत काल तक नहीं चलती रह सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस सर्किट में कैपेसिटर का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो आपने तार लगाए हैं उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो आपने कुंडली लगाई है भले इसका जो प्रेरकत्व तो ऊंचा होता है, ठीक है, लेकिन इसका भी कुछ ना, बना चूंकि तार से है, लेकिन इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि किसी भी कुंडली या किसी भी कॉइल का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी क्षय होगी, किस रूप में, I2R के रूप में ऊर्जा का क्षय होगा, उष्मा का नुकसान होगा। ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा जो है उष्मा में बदलेगी, और इस तरह से विद्युत ऊर्जा लगातार कुछ ना कुछ उसका ह्रास होता रहेगा। तो अब होगा क्या, तो आवेश का जो दोलन होगा, जैसे एलसी परिपथ में जो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो तो आपको पता है, यह बराबर क्या हो जाएगा 1/2 पाई, और यहाँ पे √LC, ये आवृत्ति हो जाएगी उसकी। लेकिन इसमें जो है दोलनों का अगर हम ग्राफ खींचें तो देखिए आपका कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। पहली बार में जब ये चार्ज हुआ और डिस्चार्ज हुआ तो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब इसके आयाम जो होंगे वो काफी बड़े बड़े होंगे, बड़े बड़े दोलन करेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी अभी कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। पहली बार ऐसे ही होता है भैया। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो आपको आगे दिख रहा होगा, धीरे धीरे क्या होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले क्या हुआ, पहले जो है जब एनर्जी पहली बार ये चार्ज हुआ, पहली बार डिस्चार्ज हुआ, आप देख रहे हो इसके दोलनों का आयाम काफी ज्यादा है, दोलनों का आयाम काफी, यही तो है यार आयाम, यही तो आयाम ही तो है ना ये, तो दोलनों का आयाम काफी ज्यादा होता है। अधिकतम विस्थापन को ही क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो ये दोलनों का आयाम अधिक है, लेकिन फिर बाद में क्या हो रहा है यार, एनर्जी जो है आपकी लॉस होती जा रही है,
किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी उष्मा के रूप में जो है आपकी एनर्जी खत्म होती जाती है। और जो विद्युत ऊर्जा आपने दिया था पहले, उसका कुछ ना कुछ मात्रा हर बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में समाप्त होता जाएगा। फलस्वरूप जो दोलन हो रहे थे, दोलनों का आयाम लगातार क्या होगा, घटता जाएगा। दोलनों का आयाम लगातार घटता जाएगा। मैंने आपको यह भी बताया एनर्जी क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है जिसके कारण एनर्जी जो है I²R के रूप में नष्ट होती जाएगी, और इस तरह से उसके दोलनों का आयाम लगातार घटता जाएगा। ठीक, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, ये ना तो चार्ज होगा ना डिस्चार्ज होगा, यानी जो एनर्जी आपने दी थी वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस स्थिति में आपका ये आवेश का जो दोलन हो रहा था वो बंद हो जाएगा। हाँ, एक चीज है कि अगर हम चाहते हैं कि पूरी तरह से फिर ये आवेश का दोलन लगातार बना रहे, और कहाँ कब तक बना रहे, अनंत काल तक बना रहे, तो हमें ऐसा एनर्जी आप सोर्स लगाना होगा, हमें ऐसा एनर्जी आप सोर्स इसमें लगाना होगा जिससे जितनी ऊर्जा एक चक्कर में नष्ट हो जा रही थी उष्मा के रूप में, उतनी एनर्जी हम बाहर से इसको प्रोवाइड करवा दें। जैसे मान लो 5 जूल एनर्जी इसमें से नष्ट हो जा रही है हर बार उष्मा के रूप में, ड्यू टू रेजिस्टेंस, है ना, ड्यू टू रेजिस्टेंस। अगर ऐसा हो रहा है कि प्रतिरोध के कारण इसकी 5 जूल ऊर्जा हर बार नष्ट हो जा रही है, तो हम बाहर से किसी सेल से, किसी बैटरी से, किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से उसको 5 जूल ऊर्जा हर चक्कर में प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये दोलन जो थे, जो घट रहे थे, ये अब घटेंगे नहीं, ये दोलन वही बने रहेंगे, और लगातार ये प्रक्रिया आपका ऐसे चलता रहेगा। देखो, ये प्रक्रिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग रेडियो में और कई जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया?